सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। सीएए के नाम पर भड़काना शुरू हो चुका है बॉस। क्या देश में बड़ा बवाल होने वाला है? वोटिंग कैंसिल होगी मुसलमानों की, डिटेंशन कैंप भेजे जाएंगे, मोदी मुसलमान के साथ साथ, साथ क्या क्या करने वाले हैं, इन सवालों के जवाब आज आपको दूंगा। ममता, ओवैसी और भड़के मुसलमानों की आंखें खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा 2024 चुनाव से पहले मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी क्यों छीनी, इसकी असल वजह क्या है? कल ही दोस्त बताया, आज सीएम की कुर्सी से हटाया। हरियाणा में हुआ क्या दरअसल? इसके अलावा कांग्रेस की नई लिस्ट आई है, कौन कौन चुनाव लड़ने से बच रहा है। फिर बात होगी जमानत पर दुल्हन, हथकड़ी में दूल्हा, दो डॉन की अनोखी शादी, वो शादी जिसमें पूरी पुलिस फोर्स का होना मजबूरी है, आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। फिर बात होगी कि अचानक युद्ध की तैयारी देखने क्यों पहुंचे पीएम मोदी, क्या बड़ा होने वाला है, और भारत का वो दिव्यास्त्र जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, आज उसके बारे में बताऊंगा। आखिर में फैक्ट फैक्टर, दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड को देखेंगे तो आपको भी झटका लगेगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। योगी सरकार ने हाल में कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया है। आरएलडी कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मिला है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवसेना से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को ऑफर को ठुकरा दिया है। गडकरी ने उद्धव के इस ऑफर को बचकाना और हास्यास्पद बताया। गडकरी ने कहा कि बीजेपी में उम्मीदवारों का चयन एक सिस्टम के तहत होता है और उद्धव को बीजेपी नेताओं की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में बीजेपी की पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं होने पर उद्धव ने उन्हें अपनी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था और एसबीआई को आज शाम तक का वक्त दिया था, यह कहते हुए कि आप अलग अलग डेटा सेट ही दीजिए, लेकिन आज ही दीजिए। जिसके बाद आज शाम 5:30 बजे तक एसबीआई ने जो डेटा था वो चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 15 मार्च तक इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गईं। हथियार के फर्जी लाइसेंस के मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है। इस केस में कल मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। यह मामला साल 1987 का है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के लिए उस वक्त के डीएम और एसपी के फर्जी साइन किए थे। राजस्थान के जैसलमेर में आज वायुसेना का एक तेजस विमान क्रैश हो गया। हादसा जैसलमेर के जवाहर नगर इलाके में हुआ। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। गनीमत यह रही कि विमान क्रैश होने के बाद मकानों के ऊपर नहीं गिरा। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बचने में कामयाब रहा। पायलट ने प्लेन वक्त रहते खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। गुजरात के पोरबंदर में सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तानी नाव से 480 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। ऑपरेशन के दौरान 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसीज को पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी की पुख्ता जानकारी मिली थी और यह भी पता चला कि ड्रग्स पंजाब या दिल्ली पहुंचाई जानी। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। सीएए के नाम पर भड़काना शुरू हो गया है। क्या टूल किट आ चुका है? क्या देश में बड़ा बवाल होने वाला है? मुसलमानों की वोटिंग कैंसिल होगी, डिटेंशन कैंप में भेजे जाएंगे, मोदी मुसलमान के साथ क्या क्या करने वाले, ममता, ओवैसी और भड़के मुसलमानों की आंखें खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट के साथ यह पहला चैप्टर। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू होने के साथ ही सीएए के विरोधी भी फुल एक्टिव हो चुके हैं। सीएए के नियमों में साफ साफ लिखा है कि यह भारत के किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता। उसके बाद भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए कि सीएए लागू होने के बाद मुसलमानों को कैसे कैसे भड़काया जा रहा है। फिर इसकी सच्चाई बताऊंगा। भाई, कोई कह दे रहा है कि मोदी सरकार तो नागरिकता छीन लेगी मुसलमानों की और लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज देगी।
कोई कह दे रहा है कि मुसलमानों के वोटिंग अधिकार ही छीन लिए जाएंगे, मतलब मुसलमान वोट ही नहीं दे पाएगा। कोई कह रहा है कि मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो हिंदुस्तानी है। कोई कह रहा है कि चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई ये कह दे रहा है कि 17 करोड़ मुसलमानों को कागज तैयार रखने चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव से पहले यह तैयारी की जा रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बन जाए, लोग भड़क जाएं, मुसलमान सड़क पर आ जाए, प्रदर्शन हो, समाज का माहौल खराब हो जाए। नहीं तो जो बातें कही जा रही हैं उसका कोई सिर पैर तो दिख नहीं रहा। कल भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का है ही नहीं। लेकिन मोदी विरोध में जिन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, उनको यह बात कहां से दिखाई देगी? या वो देखते हुए भी देखने नहीं देना चाहते दूसरों को। ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही है कि मोदी सरकार नागरिकता छीन लेगी, लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज देगी। ममता ने तो सीएए को रमजान से भी जोड़ दिया भाई। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ओवैसी साहब अब सीएए पर लोगों को कैसे भड़का रहे हैं। সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा आपके पास। और चूंकि कल रमजान शुरू हुआ इसलिए नरेंद्र मोदी ने कल ही नोटिफाई कर दिया इसको सीए। कोई है सिर पैर है इस बात का? ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में कल सीए के मुद्दे पर एक बड़ी रैली भी करने वाली है। इधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ इसी तरह की बातें कह रहे हैं। ओवैसी सीएए के साथ साथ एनआरसी का भी डर दिखा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता कानून के बाद एनआरसी लागू होगा, जिससे मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो हिंदुस्तानी है। सुनिए ओवैसी को, फिर आपको समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सुनाऊंगा, जो कि ओवैसी से भी 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ओवैसी को सुनिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे नहीं असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? अब आप देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि जब एनआरसी आएगी, अरे जब एनआरसी आएगी तब विरोध कीजिएगा ना बॉस, अभी काहेला विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझसे दादा का कार्ड मांगेंगे। असम के अंदर जो एनआरसी की बात भी हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई है, कोई सरकार ने नहीं किया, और उसमें सबसे कागज मांगे गए थे। लेकिन जब आपको किसी को एक तरह से इंजेक्शन देना है कि ताकि वो उबले भड़के, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लॉजिक पे तो बात होती नहीं। समाजवादी पार्टी भी सीए लागू होने का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से हो ही क्या जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा मुसलमानों के वोटिंग अधिकार छीनने की है। सुनिए एसटी हसन को, फिर आपको देश के 5 राज्यों से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो सीए के नाम पर लोगों को भड़काने वालों की आंखें खोल देगी। देखिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है एनआरसी की, नागरिकता सबको मिलेगी जो रहेंगे। फिर एनआरसी में क्या होगा? एनआरसी के कानून के अंदर जैसा कि हमें बताया गया है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रूफ करना होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बाहर से नहीं आए। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं।
इनका इरादा करोड़ों करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को ख़त्म करने का है एनआरसी के थ्रू। जब आगे जो भी ये करें तो आपको तो मालूम ही है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। एनआरसी आ ही जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को दिक्कत क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी आप इस देश का नागरिक हैं या नहीं, ये अगर बन गया और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास 5 साल, गरीब मुसलमान के पास पिछले 5 साल का डेटा नहीं होता, कागज नहीं होता। अच्छा, गरीब हिंदू के पास होता है, गरीब सिख के पास होता है, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके पास कागज होगा, खाली मुसलमान के पास नहीं होगा। सीए को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है उसका असर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं 5 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट। सीए लागू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है। वो शरणार्थी जो सालों पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए, भाई वो खुश हैं। सब एक सुर से कह रहे हैं कि इस कानून से विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बनाया गया है। सुनिए 5 राज्यों में शरणार्थी और विस्थापित क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर, फिर आपको बताऊंगा कि सीए पर मुसलमानों को भड़काने वालों का मकसद क्या है। तो स्वागत जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, और हम तो सोचते हैं कि अगर उस समय पार्टीशन में ऐसे प्रधानमंत्री होते तो कितना अच्छा पार्टीशन होता। हमारा पाकिस्तान, हमारे पास लाहौर हमारे पास होता। देखिए, इस फैसले के बारे में गलत सलत भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, ये किसी की नागरिकता ले नहीं रहा है। जो भी भारतीय नागरिक है वो है। बहुत खुश हुए है नागरिकता आए तो हम तो भारतवासी हो गया, भारतवासी हो गया। हम तो बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, हम तो बहुत खुश हुए हैं। ये नागरिकता बिल पास हुआ, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये नागरिकता बिल पास हुआ। बहुत खुश है जी। हम भी बहुत खुश हैं कि सीए का कानून जो लागू हुआ है उसके माध्यम से मैं भारत सरकार का और मोदी सरकार का बहुत तहे दिल से थैंक यू करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप बताइए। सर, मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ। मोदी सरकार ने जो ये पास किया है सीए, मैं प्रणाम करता हूँ। जो फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मिल रही है वो हमें भी मिलेगी आगे जाके। बहुत होता तो हम लोग घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर हम लोग हर चीज आजादी से कर सकते हैं। मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे नहीं निकल सकती। वहाँ पर आजकल की जो मेरी भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, वहाँ पर वो बुरके में रहती हैं, कॉलेज जाती है, क्लासेज जाती है, बुरखा पहन कर जाती हैं। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ खुले देखो कैसे घूम रही। जो मोदी जी ने ये कदम उठाया हमारे लिए तो बहुत, ऐसे समझो को दीपावली है, और जो हमारे समस्या से सब जो खत्म हो जाएंगे। अब किसी कम्युनिटी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये साफ कहा गया है कि सब किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। दिन कानून है, होने की किसी को जरूरत नहीं है। आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोदी जी ने एक बार कहा भी था कि जब ये बंटवारा हुआ तो करतारपुर साहब 2 किलोमीटर पे था, तो कम से कम उसको इतनी रेखा इधर से खींची जा सकती थी। यानी लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनको ये जश्न और खुशी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। चाहे ओवैसी हो, चाहे ममता हो, सीए के विरोध में जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है वो भी देखिए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने हाथों में सीएए डाउन के पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों का क्या लेना देना है बॉस, बताइए तो सीए से। असम के गुवाहाटी में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सीए की खिलाफत करने वाले पोस्टर और बैनर के साथ कई लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीए के खिलाफ केरल के तिरुवनंतपुरम में भी प्रोटेस्ट हुआ। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के कार्यकर्ताओं ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला, यानी माहौल बनाने का काम शुरू हो गया। यह दिखाया जा रहा है कि कैसे सीएए के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, और शायद यही मकसद भी है कि भड़काकर मुसलमानों के वोट हासिल कर लिए जाएं। सीए का विरोध करने वाले सभी लोगों को सिर्फ एक बात से शिकायत है कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। कोई उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको सीए में शामिल किया गया। यह भी भ्रम फैलाने जैसा ही है, क्योंकि सीएए में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। ये 6 समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी हैं। ये तीनों ही देश मुस्लिम देश हैं जहां अल्पसंख्यकों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इन देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत के अलावा कहां जाएंगे, जबकि दुनिया में मुसलमानों के 56 से ज्यादा देश हैं जहां मुसलमान जा सकते हैं, जहां इस्लामिक कानून चलता है। तो सीए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा,
बल्कि उन लोगों को भारत की नागरिकता दे रहा है जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई देश नहीं है भाई। दूसरी बात यह है कि सीए कानून अल्पसंख्यकों के लिए है और इन तीनों ही देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। और मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत क्या से क्या हो गई। आप सुनिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो भी एक बार देखें और सोचें और पूछें अपने आप से कि क्या उनका विरोध जायज है या नहीं है। जरा देखें और बताएं। जैसे अगर आप देखें पाकिस्तान, यहां पर अगर आप देखेंगे 1947 में अल्पसंख्यक कितने थे? अल्पसंख्यक थे 23% पाकिस्तान के अंदर। और आज कितने हैं? आज की डेट में मात्र 3 से 4% बचे हैं बॉस। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। अल्पसंख्यकों पर सालाना 100 से ज्यादा हमले होते हैं और 2013 के बाद पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर 3769 हमले हुए। 70 मंदिर तोड़े, 70 मंदिर तोड़े गए, 70 मंदिर। और वहां यहां जैसा हाल नहीं है कि आप अल्पसंख्यक हैं फिर भी पत्थर चला दीजिएगा और आप जो है वो कहिएगा कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। वहां कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह आप बांग्लादेश का हाल देखिए, वहां क्या हाल है। जिस बांग्लादेश की बात कर रहा हूं वहां पर हिंदू आबादी 1901 में हिंदू कितने थे वहां पर? हिंदू वहां पर थे 33%। 2022 में बांग्लादेश के अंदर कितने हिंदू रह गए? मात्र 7.9%। यह हाल है भाई। पिछले 27 साल में 53 लाख हिंदू गायब हो गए। कहां चले गए किसी को नहीं पता। और आप कह रहे हैं कि इनको क्यों नागरिकता दी जा रही है? सालाना 2 लाख हिंदू मिसिंग है। कहा जा रहा है ये सभी माइग्रेट कर गए। हर चुनाव के बाद माइग्रेशन रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में मंदिरों पर हमला, हिंसा, तोड़फोड़ की घटनाएं आम है। हिंदुओं को अपने त्योहार तक मनाने में वहां डर लगता है। अब इन लोगों को अगर भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो किस देश में जाएंगे भाई? यानी ये साफ दिख रहा है कि सीए का मामला मुसलमानों से बिना वजह जोड़ा जा रहा है। इससे भारत के किसी भी मुसलमान का कोई संबंध नहीं। उसके बाद भी सीए के विरोधी मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि भारत के मुसलमानों को कोई उंगली से भी नहीं छू सकता। सुनिए राजनाथ सिंह को, फिर आपको बताऊंगा कि किस पार्टी ने सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक लगा दी। तो भी मुसलमान भारत का नागरिक है। मैं दावे के साथ भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात तो दूर, उंगली से भी उसे कोई छू नहीं पाएगा। मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। मोदी विरोधियों का एक पैटर्न रहा है कि मोदी सरकार के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दो। सीए के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। केरल की एक पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML, जिसने सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसमें कहा गया है कि सीए असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। कानून में नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया है, इसलिए पहली नजर में यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट सीए पर रोक लगा दे। जैसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी, उसी तरह से सीए के मामले में भी हो रहा है। जो लोग 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, वही लोग सीए का भी विरोध कर रहे हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला को कि सीए पर क्या कह रहे हैं, फिर तमिलनाडु और केरल सरकार के बयानों की भी सच्चाई बताऊंगा। बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया। अच्छा एक बात बताइए, लॉजिक सोचिए जरा। मुसलमान से जो है वो सीए को देख के भड़क जाएगा और एक तरफा वोट इन लोगों को करेगा।
लेकिन बीजेपी सीए लाई है क्योंकि वो चुनाव हार रही थी। अरे क्यों भाई, वो तो वैसे ही मुसलमान उसको कितना भर भर के वोट देता, नहीं देता। लेकिन अब मुसलमान इकट्ठा होकर आपको वोट देने का और मौका, वोट मांगने का और मौका मिलेगा तो आपको ना फायदा होगा, बीजेपी को कौन सा फायदा हो रहा है? हिंदू का वोट लेना था तो राम मंदिर के नाम पे वैसे ही दे रहा था। दूसरा कह रहे हैं कि डिटेंशन कैंप भेज देंगे, वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो सबसे निचला तबका है गरीबों का, उसमें सबसे ज्यादा घर मुसलमानों को मिले। तो डिटेंशन कैंप भेजना था तो घर ऐसे फ्री में दे रहे थे, झूठ मूठ का, कि बाद में डिटेंशन कैंप भेज देंगे, अभी तुम घर ले लो। शौचालय बना बना के दिए, सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट मुसलमानों के खुले, उनके घर में बिजली पहुंची है, इसलिए क्योंकि मुसलमानों के वोटिंग राइट्स छीनने थे। कोई सिर पैर है? ये लोग मुसलमान को मूर्ख समझते हैं क्या? ये तो मुसलमानों को बोलना चाहिए इन लोगों को कि मूर्ख समझते हो क्या जी तुम हमको? इधर जो आदमी घर दे रहा है उधर हमसे वोटिंग अधिकार छीन लेगा, हमको भारत से बाहर भेज देगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ राज्य सरकारें सीए को लागू करने को यही खिलाफ है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु सरकारों ने कहा है कि वो अपने राज्य में सीए लागू ही नहीं होने देंगे। एक फेमस तमिल एक्टर ने भी तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि वो सीए को लागू ना होने। लेकिन सवाल यह कि क्या राज्य सरकारों को यह अधिकार है भी कि वो नागरिकता जैसे विषय पर केंद्र के कानून को लागू करने से रोक दें? इसे समझने के लिए आपको संविधान को समझना होगा। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई है। इन तीनों सूचियों में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के क्या क्या अधिकार है। संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। रक्षा, विदेश, जनगणना और नागरिकता जैसे 100 विषय संघ सूची में। नागरिकता पर बने सीए पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। सीए नागरिकता से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसे किसी हाईकोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। साल 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीए से जुड़ा कोई मामला हाईकोर्ट में नहीं सुना जाएगा। यानी जो राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि वो सीए को लागू नहीं होने देंगी, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है बॉस कि वो रोक देंगी। बिना संविधान को जाने इस तरह की बातें करना लोगों को गुमराह करने जैसा है। राज्यों को सीएए लागू करना ही होगा। तो जो आपसे कह रहे हैं कि हम नहीं लागू करेंगे अपने राज्य में, उनसे पूछिए कि कौन से प्रावधान से नहीं लागू करोगे, जरा वो बताओ। कपिल सिब्बल जो सालों तक कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने भी साल 2020 में सीए को लेकर कहा था। और यह बात आज कांग्रेस को याद दिलाता हूं। सिब्बल ने कहा था कि कोई भी राज्य सीएए को लागू होने से नहीं रोक सकता, यह असंवैधानिक है। अगर सीएए संसद से पारित हो गया है तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि वो इसे लागू नहीं करेंगे। यह संभव ही नहीं है। आप इसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकते हैं और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। यह कपिल सिब्बल तक कह चुके हैं। यानी कुल मिलाकर सारा मामला यह है कि कैसे भी करके मुसलमानों को पीएम मोदी का डर दिखाओ और मुसलमानों के वोट हासिल कर लो। जबकि मैंने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। जनधन योजना के 42% बैंक खाते मुसलमानों के खुले, इसलिए कि उनको भारत से बाहर निकालना था। पीएम आवास योजना के 31% घर मुसलमानों को मिले। किस लिए? क्योंकि उनको डिटेंशन कैंप भेजना था। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुसलमान हैं। 2014 के बाद मुस्लिम युवाओं का बिजनेस रजिस्ट्रेशन 70% बढ़ा है। किस बात के लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी का मूड करेगा, एक दिन आएंगे और कहेंगे 2024 में कि हम एनआरसी लाएंगे और मुसलमानों को बाहर से बाहर भेज देंगे। 20 करोड़ मुसलमानों को बाहर भेज देंगे, 20 करोड़ मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। कोई सिर पैर है इस बात का? और मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि कैसे बताइए यूनिवर्सिटी में लोग खड़े होकर, पढ़े लिखे लोग खड़े होकर सीए डाउन के पोस्टर लहरा रहे हैं। तो गरीब मुसलमान जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो कोई भी बरगला देगा। मुसलमान क्यों नहीं पूछता इन लोगों से, बॉस कि हमको घर क्यों दिया नरेंद्र मोदी ने, अगर आप कह रहे हो कि उसको हमको निकालना है भारत से? कभी लॉजिक पे बात होगी कि नहीं होगी? लेकिन यह सब होता ही नहीं। देखिए, कहानी सिंपल सी है कि किसी भी तरह से मोदी को मुसलमानों का दुश्मन साबित करते रहो और मुसलमान वोट से झोलियां भरते रहो, जो सालों से ये लोग करते आए। देश का माहौल बिगड़ता है तो किसको फर्क पड़ता है?
पाठशाला की अब अगली क्लास। 2024 चुनाव से पहले मोदी ने खट्टर की कुर्सी क्यों छीनी, इसकी असल वजह क्या है? कल दोस्त बताया, आज सीएम की कुर्सी से हटाया। हरियाणा में हुआ क्या? कांग्रेस की नई लिस्ट आई, कौन कौन चुनाव लड़ने से बच रहा है, अब इसका चैप्टर। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज पॉलिटिक्स की। कल ही पीएम मोदी हरियाणा में थे, वहां के सीएम के साथ मंच पर थे। पीएम मोदी मनोहर लाल खट्टर से दोस्ती के पुराने किस्से सुना रहे थे कि कैसे वो बाइक पर मनोहर लाल खट्टर के पीछे बैठकर घूमा करते थे। आज ही मनोहर लाल खट्टर की बाइक भी पंचर हो गई और उन्हें अचानक सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इससे बहुत लोग हैरान भी हो गए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कल तक तो खट्टर पीएम के साथ थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि खट्टर की कुर्सी चली गई। लोग इस पर मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता रहा और यही सरप्राइज उन्होंने हरियाणा में देकर सबको हैरान कर दिया। एक बार आपको कल पीएम ने मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या कहा था वो सुनवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में पीएम मोदी ने अपने पुराने दोस्त को सीएम की कुर्सी से हटाया क्यों। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। हरियाणा में पीएम मोदी की रणनीति के मुताबिक 3 बड़े काम हुए। हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से अचानक गठबंधन तोड़ दिया। पिछले 10 साल से हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और शाम तक बीजेपी ने नायब सैनी के तौर पर राज्य को नया मुख्यमंत्री दे दिया। अब इन तीनों बातों के सियासी मायने हैं। हरियाणा में सिर्फ सीएम ही बदला है, जो मंत्री बने हैं वो सब पुराने ही हैं। सीएम के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली, ये सब पुरानी खट्टर सरकार में भी मंत्री थे। नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया है। कई लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी खट्टर को दोस्त बताते हैं, अब खट्टर की कुर्सी से उन्हें हटा दिया तो फिर खट्टर का क्या होगा? तो खट्टर के लिए पीएम का अलग प्लान भी है। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि खट्टर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। आज नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में वो मंच पर थे और ऐसा लग रहा था कि सब उनकी सहमति से हो रहा है। शपथ ग्रहण के बाद मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी से गठबंधन टूटने की वजह बताई। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि हरियाणा में किस वजह से बीजेपी ने पूरा उलटफेर किया है। जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर जिसे हरियाणा का सीएम बनाया गया वो मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी है। नायब सैनी वो नेता है जो 10 साल में विधायक से सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्हें अक्टूबर में ही स्टेट यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया। नायब सैनी अभी कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। उन्हें राजनीति में 22 साल का अनुभव है। वो पार्टी से 2002 से जुड़े हुए हैं। 2014 में उन्होंने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। साल 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया। फिर 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और वो सांसद बन गए कुरुक्षेत्र से। ऐसा कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर ने जोर डालने पर ही खट्टर के जोर डालने पर ही नायब सैनी को लोकसभा का टिकट मिला था।
आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी ने मंच पर मौजूद मनोहर लाल खट्टर के पांव छुए सबके सामने और उनका आशीर्वाद लिया। मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें गले लगा लिया। ये तस्वीर देखिए, सबके सामने उन्होंने पैर छुआ। सीएम बनने के बाद नायब सैनी ने दावा किया कि उन्होंने राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। एक बार हरियाणा के नए सीएम को भी सुन लीजिए। फिर हरियाणा में गठबंधन तोड़कर भी बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई उसका गणित भी बताता हूं। कल विधानसभा का 70 वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में अचानक 10 साल पुराने सीएम को हटाया क्यों? देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ा रही बीजेपी ने हरियाणा में अपने सहयोगी से नाता तोड़ा क्यों? इसके पीछे कौन सी रणनीति है? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो 2 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव और दूसरा 6 महीने बाद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव। पहले लोकसभा चुनाव का गणित समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी और जेजेपी लोकसभा में 10 में से 2 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 में से 10 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी का टारगेट 370 का है। तो बीजेपी तो यही चाहेगी ना कि भाई हम 10 में लड़ें और 10 के 10 जीते, तो वो क्यों समझौता करेगी? जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने से बीजेपी को एक और फायदा हुआ है। हरियाणा में 25% जाट आबादी है और हरियाणा में कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी के बीच ही इन जाट वोटों को लेकर लड़ाई होती है। क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में जाट वोट नहीं मिले थे, उसके कई बड़े जाट नेता विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी 2014 से ही नॉन जाट वोट बटोरने पर भी फोकस कर रही है। पिछले साल ही बीजेपी ने जाट समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हटा दिया था और उनकी जगह नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में होती तो यह डर था कि जाट वोट एक मुश्त आईएनएलडी या कांग्रेस को चला जाता। इससे हरियाणा में बीजेपी को कुछ लोकसभा सीटें हारने का डर बढ़ जाता। अब गठबंधन टूटने के बाद जाट वोट बैंक की लड़ाई फिर से 3 पार्टियों के बीच होगी और किसी को एक मुश्त जाट वोट नहीं मिलेगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। यह तो बात रही लोकसभा चुनाव में फायदे की, लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ना ही था तो सीएम क्यों बदला? यह तो बिना सीएम बदले भी हो सकता था। यहीं से अब विधानसभा चुनाव का गणित शुरू होता है। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को भी साध लिया। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ही हैं। 2019 में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी। चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी में थोड़ी कमी आएगी। बीजेपी ने जिस नायब सैनी को नया सीएम फेस बनाया है, मनोहर लाल खट्टर की तरह वो भी नॉन जाट है, लेकिन इस बार बीजेपी ने नॉन जाट ओबीसी को सीएम बनाया है। हरियाणा में सैनी समुदाय की आबादी 8% है। 5 जिलों में सैनी वोटर्स का प्रभाव है। हरियाणा में 31% ओबीसी आबादी है और 30 सीटों पर ओबीसी वोटर्स का इंपैक्ट है। यानी हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। गठबंधन के साथ सरकार चल रही है और ऐसे में सीएम बदलने से उसे वही फायदा हो सकता है जो बीजेपी ने गुजरात में किया था। आपको याद होगा, गुजरात में अचानक नरेंद्र मोदी ने सीएम, कैबिनेट सब बदल दिया और फिर गुजरात में बम्पर जीत मिली। अभी यहां गठबंधन के साथ सरकार चल रही थी। अब गठबंधन टूटने के बाद सरकार कैसे चलेगी, यह भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। जरा देखिए, हरियाणा का गणित समझिए। क्या सरकार बचेगी कि गिरेगी? हरियाणा के अंदर जो कुल विधानसभा सीटें हैं, कुल सीट है वहां पर 90 सीटों वाली विधानसभा है वहां पर। इसमें बहुमत कितने पर आता है? हाफ से +1 यानी 46 पर। अब बीजेपी के पास कितने हैं विधायक? बीजेपी के पास है 41। जिस जेजेपी के साथ वो गठबंधन में थी उनके पास थे 10।
जिस कांग्रेस को उसने विपक्ष में बैठा रखा है उनके पास है 30 सीट। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, इनके पास 7 इंडिपेंडेंट है। और अगर आप देखेंगे अन्य अदर्स, इसमें 2 विधायक, आईएनएलडी और एचएलके के। गठबंधन के बिना सरकार कैसे चलेगी आप ये देखिए। ये बीजेपी के 41 हो गए, 41 यहां हो गए बीजेपी के। इसके अलावा 6 कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट साथ में आ गए, और हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलके कह लीजिए, एचएलके, इसका 1 विधायक। तो इन तीनों को मिला दीजिए तो 48 का आंकड़ा हो जाता है, जो कि बहुमत के 46 से 2 सीट ज्यादा है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जेजेपी के भी 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में, जेजेपी के 1 मंत्री और 4 विधायकों के बीजेपी में के संपर्क में होने की खबर है। ये विधायक आज दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। बीजेपी ने सरप्राइज पॉलिटिक्स का जो प्रयोग हरियाणा में किया है, वैसा प्रयोग बीजेपी पहले भी कर चुकी है। जैसे गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सीएम बदल दिया था। गुजरात में यह फॉर्मूला इतना हिट रहा कि बीजेपी को सबसे बड़ी जीत गुजरात में मिली। इसी तरह बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने का भी रिस्क लेती रही है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए चेहरों को सीएम बनने का मौका दिया। इधर बीजेपी नए नए सरप्राइज दे रही है, उधर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास सरप्राइज देने के लिए ही कुछ नहीं है। आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कोई भी चौंकाने वाला नाम नहीं मिल रहा। ऐसी चर्चा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत, हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। इसी में नाम सचिन पायलट का भी जोड़ा जा रहा है कि वो भी नहीं लड़ना चाहते। ये दिग्गज नेता अपनी जगह अपने बेटों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जिनके अभी नाम गिनाए, सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के 43 कैंडिडेट्स की नई लिस्ट आई है, उसमें असम से 12 उम्मीदवारों के नाम है, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10 उम्मीदवार, उत्तराखंड से 3, दमन और दीव से 1 उम्मीदवार। कई सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट तय हो चुके हैं, उनके बारे में बताता हूं। जैसे राजस्थान की जालौर सीट है, यहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी आमने सामने हो। बीजेपी ने यहां से सिटिंग एमपी का टिकट काटकर लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। राजस्थान की चुरू सीट से राहुल कासवां बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। राहुल कासवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया था और पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया था। मध्य प्रदेश की भिंड सीट से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया बीजेपी की सिटिंग एमपी संध्या राय के सामने चुनावी मैदान में हो। फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जिन्होंने एमपी चुनाव में कहा था कि अगर बीजेपी को 50 सीट भी आ गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। तो अब वो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। इसके बाद फूल सिंह बरैया ने अपने मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश भी की थी, पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी तो 163 सीट जीत गई थी मध्य प्रदेश में। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया था। कांग्रेस की लिस्ट में जो प्रमुख नाम है, उनमें असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई का नाम है, जिनकी सीट बदल दी गई है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर मौजूद सांसद नकुल नाथ को फिर से टिकट मिला है। इधर कांग्रेस कोई सरप्राइज नहीं दे पा रही। उधर मायावती ने यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी को सरप्राइज दे दिया। मायावती ने पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। मायावती ने तीनों सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और यह मायावती के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट काट सकते हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी का अच्छा इंपैक्ट है, यानी जबरदस्त उठापटक मची हुई है। आज राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को दुनिया को दिखाया। एशिया की इस सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारत की तीनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया। तस्वीरें देखो, मन गदगद हो जाता है। भारत शक्ति नाम के युद्ध अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। नरेंद्र मोदी लगातार भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत बना रहे हैं। आज आपको डिफेंस सेक्टर में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत की नई ताकत का चैप्टर दिखाऊंगा, जिससे चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए। एक बार जरा तस्वीरें देखिए।
युद्धाभ्यास में सबसे पहले ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद दुश्मन के स्वदेशी तकनीक से देश में तैयार किए गए हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव की मदद से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडोज को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। स्पेशल फोर्सेस के इन कमांडोज ने देश में तैयार किए गए आधुनिक उपकरणों और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन किया और दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी। इसके बाद बंकर में छिपे जवानों और स्पेशल फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ियों ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। वहीं दूसरी तरफ देश में तैयार किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने आसमान से मोर्चा संभालते हुए दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। देश में ही तैयार किए गए स्वर्ण ड्रोन ने भी भारत के शक्ति युद्ध अभ्यास में अपना दम दिखाया। 100 से ज्यादा ड्रोन के इस झुंड ने बम गिराकर कई टारगेट ध्वस्त कर दिए। देखिए कैसे ड्रोन से बम गिर रहा है और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। रही सही कसर को पिनाका रॉकेट लॉन्चर और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने पूरा कर दिया। इन रॉकेट लॉन्चर की मदद से गोलों की ऐसी बरसात की गई कि दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। आप खुद देखिए, जब पिनाक रॉकेट लॉन्चर से गोलों की बरसात होती है तो किस तरह दुश्मन धुआं धुआं हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पोखरण में हुए इस युद्ध अभ्यास के गवाह बने। प्रधानमंत्री हथियारों से लैस जीप पे सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में अपना दम दिखाने के लिए तैयार आधुनिक हथियारों को रखा गया था। पीएम ने हथियारों का निरीक्षण किया, उनकी खूबियों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की बड़ी उड़ान बताया। एक बार सुनिए मेक इन इंडिया और भारत शक्ति युद्ध अभ्यास पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर आपको भारत के उस दिव्यास्त्र के बारे में बताऊंगा जिसने चीन की नींद उड़ा दी। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। पोखरण में पहली बार तीनों सेनाओं ने दुनिया को भारत के स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया। तो पीएम मोदी के पोखरण पहुंचने से 24 घंटे पहले ही भारत ने उस दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया जिसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी। डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। वैसे तो भारत अग्नि 5 का पहला परीक्षण करीब 12 साल पहले यानी 2012 में कर चुका है, लेकिन यह टेस्ट इसलिए खास था क्योंकि पहले फ्लाइट टेस्ट के लिए अग्नि 5 मिसाइल को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकेगा। इसलिए भारत के मिशन दिव्यास्त्र ने चीन की नींद उड़ा दी। अग्नि 5 के पहले फ्लाइट टेस्ट पर नजर रखने के लिए चीन ने भारत के समुद्री तट के पास अपना जासूसी जहाज तैनात कर दिया। सोचिए वो कितना परेशान है। बताया जा रहा है कि चीन का यह जहाज पहले मालदीव के तट के पास खड़ा था, लेकिन जैसे ही चीन को अग्नि 5 के टेस्ट की भनक लगी, उसने अपने इस जासूसी जहाज को ओडिशा के पास भारत की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर तैनात कर दिया, क्योंकि चीन यह जान चुका था कि अग्नि 5 मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट ओडिशा के पास मौजूद अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया जाना है। समुद्र में जहाजों के ट्रैफिक पर नजर रखने वाली संस्था मरीन ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जहाज जियांग होंग 01 10 मार्च को ही बंगाल की खाड़ी में एंट्री करता है। असल में भारत ने 7 मार्च को ही अपने पड़ोसियों को मिसाइल टेस्ट के बारे में अलर्ट किया था। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र पर एक नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी किया था। असल में मिसाइल या रॉकेट टेस्ट से पहले यह नोटिस जारी करना जरूरी होता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत के किसी मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने की कोशिश की। इससे पहले भी मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले चीन अपने जासूसी जहाजों को भारत के समुद्री तट पर भेजता रहा है। यानी
जो लोग कहते हैं कि भारत चीन से डरता है, आप देखिए चीन जो है वो कैसे घबराया हुआ है कि भारत क्या नया बना रहा है और क्या नया कर रहा है। यह है भारत की ताकत। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर। दुनिया में एक से बढ़कर एक आइलैंड मौजूद है, लेकिन आज फैक्ट फैक्टर में दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यह तस्वीर दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड की है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास मौजूद है। इस आइलैंड का नाम जस्ट रूम इनफ है। यह आइलैंड इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ एक घर और एक पेड़ मौजूद है। यह तस्वीर देखिए आप। यह आइलैंड कितना छोटा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ 3300 स्क्वायर फीट के दायरे में फैला है। इसी वजह से इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड के तौर पर दर्ज किया गया। आप देखिए ना, एक घर और एक पेड़, बस इतना ही है इस आइलैंड पर। तो ये था आज का फैक्ट फैक्टर। अब इस वक्त की हेडलाइंस।